इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हम आज कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों स्टॉक प्राइस गिरते जा रहा है। अब तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और स्टॉक प्राइस ने जो 2400 के आसपास हाई बनाया था उसके पास लगातार इस स्टॉक में गिरावट होती जा रही है। टेक्निकल्स पे भी देखेंगे कि कैसी चित्र उभर के आ रहे हैं, लॉन्गर टर्म चार्ट्स और शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे, और साथ ही साथ हम फंडामेंटल्स के बारे में भी जानेंगे कि फंडामेंटल में कुछ चीज़ें जो कि हम फाइनेंशियल्स में देखते हैं, दोनों को कोलेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री में ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसके कारण स्टॉक प्राइस गिरते जा रहा है और आने वाले टाइम पे कैसे रह सकते हैं स्टॉक के प्राइस, तो उस पर चर्चा करेंगे। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट की रिलायंस वो कंपनी है जहां पर कि एफआईआई ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। मैंने 3 गुना करीब प्राइस इसमें राइज हुए थे। अब पिछले आप समझो कि 6 महीने में, और यहाँ पर जिस तरह से अनाउंसमेंट आया कि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ जो हैं, उन्होंने इसमें अपने भरोसे जताए हैं और इनके जियो प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होके आया। साथ ही साथ रिलायंस रिटेल में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, जिसकी पूरी फहरिस्त है आपको मिल जाएगी। बावजूद उसके कि रिलायंस के स्टॉक में काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी देखी है, सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा इसी कंपनी ने किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, रिलायंस का स्टॉक 2400 से लेके अभी 1900 के आसपास ट्रेड हो रहा है ऊपर के स्तरों से। इन्वेस्टर्स या जो है मार्केट पार्टिसिपेंट क्यों नर्वस हैं इसके बारे में, तो कुछ उसके फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे रूमर्स हैं कि मुकेश अंबानी के हेल्थ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं कि उनके हेल्थ इशू को लेकर शायद स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम मार्केट रूमर्स पे ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि फैक्ट्स के बारे में देखें। और फैक्ट्स पे अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा चीज़ अच्छी होगी। और फैक्ट्स में अगर हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल्स पे देखेंगे कि मार्केट में जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो किस तरह से है, और तब हम शायद पूरी जो है स्थिति को समझ पाएँ और फिर से रिलायंस में एक अच्छा ट्रेड ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलायंस के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल पे कि इतने पैसे जो रिलायंस ने अनाउंस किए कि 2.5 लाख करोड़ के करीब कंपनी में पैसा आया है, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स में, क्योंकि मार्केट ने ये देखा कि इतना बड़ा भरोसा बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स ने रिलायंस के ऊपर दिया है। अब रिलायंस पे भरोसा तो किया, पैसा भी दे दिया गया, लेकिन कंपनी को परफॉर्म करना होगा, क्योंकि पैसे जो आए हैं उसकी बदौलत अब इनको परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत होगी, जो कि शायद जो लास्ट क्वार्टर जो अक्टूबर में रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है मुझे जहाँ तक लग रहा है। और उस दिक्कत को हम आज एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत है और कंपनी आने वाले टाइम पे कैसे ये दिक्कत दूर करेगी, तब इसके स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी को हम जब एनालाइज करते हैं तो हम 2 तरीके से देखते हैं, बैलेंस शीट पे क्या कंपनी ने किया है, और उसके साथ साथ देखते हैं कि पीएनएल जो उनका होता है अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, कि कंपनी ने इनकम स्टेटमेंट में किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है। जो बाजार की उम्मीद थी उस पर तो डेफिनेटली खरा उतरा है कि उसके परफॉर्मेंस जो प्रीवियस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से अच्छे थे, मतलब जो कोविड का जो रिकवरी थी उसमें अच्छी देखी गई रिकवरी, और लेकिन प्री कोविड लेवल से जो रिकवरी थी वो अभी भी बाकी है स्टॉक में। तो जहां पर हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में जो तकरीबन जो है 22% की ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू में गिरावट हुई। कंसोलिडेटेड बुक की हम बात कर रहे हैं, और कंसोलिडेटेड बुक में 22% के करीब रिलायंस के रेवेन्यू में गिरावट थी, और 27% जो है प्रीवियस क्वार्टर से रेवेन्यू में जंप था। और इस क्वार्टर में जो लेटेस्ट क्वार्टर कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है, सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 में 1,28,385 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है कंपनी को, जो कि साल दर साल 22% की गिरावट और क्वार्टर दर क्वार्टर में 27% का जंप है। एबिटा लेवल देखें तो जो है साल दर साल एबिटा में 10% की गिरावट है, और क्वार्टर दर क्वार्टर एबिटा में जो लास्ट क्वार्टर है वहाँ से 8% का जंप है। अब 2 चीज़ें देखना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि टॉप लाइन जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर 27% बढ़ा, जबकि एबिटा में केवल 8% की बढ़त है। मतलब अगर टॉप लाइन बढ़ता है तो एबिटा को ज़्यादा बढ़ना चाहिए। वो कंपनी का मतलब है कि उसने मार्जिन शायद कुछ फोरगो की होंगी, और जिसके कारण ये स्थिति शायद आई है। और मार्जिन फोरगो करके अगर आप रेवेन्यू गार्नर करते हो तो लॉन्गर टर्म में थोड़ी सी दिक्कत होती है बैलेंस शीट पे, क्योंकि आपके रिटर्न रेशियोज़ थोड़े ख़राब होते हैं। बट नेवरदलेस अगर आप जो है इस चीज़ को, रेवेन्यू को कंपनी और बढ़ा सकती है, तो
परकुलेशन, प्रॉफिट परकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा और तो जो है आपको रिटर्न रेशियो ठीक होने लगेंगे। तो चलिए फिर मार्जिन फोरगो बेसिकली नहीं करना चाहिए कंपनीज़ को, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मार्जिन फोरगो करके कंपनी ने रेवेन्यू गार्नर किया है। अगर टॉप लाइन हम 27% की ग्रोथ कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको एबिटा में भी उसी तरह का ग्रोथ, उसी के आसपास का ग्रोथ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये पहला क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि जो इस क्वार्टर में कंपनी ने टैक्सेस दिए हैं वो टैक्सेस माइनस है, मतलब कंपनी को टैक्स मिला है, उन्हें टैक्स कंपनी ने दिया नहीं है इस बार, जिसके कारण नेट प्रॉफिट जो है इनकी 10,602 करोड़ के करीब की नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट की है। और अगर टैक्स कंपनी दे रही होती तो तकरीबन जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इन्होंने 3,700 करोड़ रुपए का टैक्स दिया था, तो इस बार भी देते तो इनका प्रॉफिट काफ़ी गिर जाता, जो कि लास्ट ईयर से काफ़ी सब्सटैंशियल कम हो जाता, लास्ट क्वार्टर से भी कम हो जाता। लास्ट क्वार्टर 8,282 करोड़ के प्रॉफिट जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21 में दिया है कंपनी ने। तो कंपनी ने टैक्स आउटगो नहीं दिया, ये इसके कारण हमको नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे बेटर लग रहा है, प्लस सीक्वेंशियली बेटर लग रहा है, और साल दर साल लेकिन कम है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक जो है कैच है कि इन्होंने टैक्स नहीं देके अपने प्रॉफिट को बचाया है, और ये एक तरह का ऑप्टिमल जो है शायद कुछ है इनके पीएनएल में, जो कि दिख रहा है कि इन्होंने टैक्स आउटगो नहीं होने के कारण जो है बच गई है। जो है इनके रेशियोज़ को, कंपेयरिंग रेशियोज़ को देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी जमानत बोलते हैं बचती हुई दिखी है। लेकिन रिटर्न रेशियो पे जब भी आप जाएंगे और देखेंगे कि इस तरह की बैलेंस शीट जहाँ पर कि इन्होंने बहुत सारे पैसे लेके आए हैं कंपनी पे, लेकिन हम जब कभी भी रेशियो को कंपेयर करते हैं तो एबिटा से करते हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट देने के पहले एबिटा से कंपेयर करते हैं। कि जैसे कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन सब की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर रेशियोज़ को अगर देखेंगे तो पैथेटिक है रेशियो अभी भी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर छमाही पे कंपनी जो है एज़ पर सेबी रेगुलेशंस कंपनी बैलेंस शीट अपनी देती है। तो इस बार ये मर्तबा था जब अक्टूबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं इनके, तो उस समय मैंने क्वार्टर 2 के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट दी है। और बैलेंस शीट जब देती है तो कंपनी हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें या लास्ट जो मार्च में जो इन्होंने रिजल्ट दिए थे, अगर उससे कंपेयर करें तो देखेंगे कि एक डिक्लाइनिंग है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर 2 है वहाँ पर रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी अगर देखें तो तकरीबन 11.83 है, ब्लूमबर्ग का ये डेटा है। और जो लेटेस्ट जो लास्ट ईयर का देखें, अगर टोटल ईयर में जो इन्होंने दिया है वो 9.37 रिटर्न ऑन इक्विटी है। और जो लेटेस्ट क्वार्टर गया है अभी जस्ट और क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 21 में, वहाँ पर देखें तो और नीचे आ गए, 8% की रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई है। तो मतलब एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। अब रिटर्न रेशियो में डिक्लाइनिंग ट्रेंड होना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, तो इनको बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर रिटर्न रेशियोज इनके अच्छे हैं। और दूसरी अब बात करते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल जो है ROCE जिसे हम बोलते हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल लास्ट ईयर जो है सेम क्वार्टर, जो कि जब हाफ ईयरली कंपनी ने रिजल्ट पेश किए होंगे उस समय 9.36 थे। लास्ट क्वार्टर जो लास्ट हाफ ईयरली जो कि मार्च में गया है वहाँ पर 7.56 थे। थोड़ी सी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल में 8.01 इसमें इस बार हुआ है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखें, वो उसमें थोड़ी पैथेटिक स्थिति दिख रही है, जहाँ पर कि 7.51 है लास्ट ईयर्स सेम क्वार्टर, जबकि हाफ ईयरली हुआ होगा लास्ट सितंबर जो क्वार्टर थे। उसके बाद मार्च में जब कंपनी ने बैलेंस शीट पेश की तो उसमें 6.19 थे, वहाँ से घट के आया। और इस बार जब कंपनी हाफ ईयरली पेश किया है, जो लेटेस्ट हमारे पास रिजल्ट हैं, उसमें 5.56 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। मतलब एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पूरे कैपिटल पे, जब कंपनी बाज़ार में इन्वेस्ट कर रही है, अपने बिजनेस कर रही है, बिजनेस ऑपरेशन से जो भी पैसे आ रहे हैं वो पैसे में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और डिक्लाइनिंग ट्रेंड मार्केट को पसंद नहीं है। आप कितने भी पैसे उठा लें बाजार से, लेकिन कंपनियां जब तक अपने रिटर्न रेशियोज़ को ठीक नहीं करती हैं, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स शायद इससे
एक एप्रीहेंशन उनको होता है कि एक चिंता होती है, या जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है कंपनी में उनको इस बात की डेफिनेटली चिंता होती है कि ये रेशियोज अगर ख़राब हो रहे हैं और ये रेशियो अगर ख़राब होते गए, डिक्लाइनिंग का यही ट्रेंड रहा और कुछ दिनों तक ये रहा या कुछ महीनों सालों तक रहा, तो कंपनीज जो है ट्रबल में आ सकती है। लेकिन अब ज़्यादा ट्रबल तो लगता नहीं है कि कंपनी में होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है नेट डेट फ्री हो चुकी है। अब नेट अगर डेट फ्री हो गई हो कोई कंपनी, तो अगर तो देखें तो उनको ज़्यादा वांदा नहीं रहता। लेकिन कंपनी हाँ अब ब्लोन ऑफ नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास डेट नहीं है, कंपनी ने बहुत सारे पैसे ले लिए हैं, उठाए हैं मार्केट से। इवन देन अगर आप एज एन इक्विटी इन्वेस्टर किसी भी इक्विटी में पैसा लगाते हैं, तो आपको डेफिनेटली बैंक की एफडी से आपको एक सब्सटेंशियल जो है इसमें रिटर्न चाहिए होता है किसी भी इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी इज़ अ रिस्कियर बिजनेस दैन इन अ फिक्स इनकम। तो हम बैंक में जो पैसे रखते हैं डेफिनेटली हम उस पर एक मार्जिन चाहेंगे, और एक अच्छी मार्जिन चाहेंगे जब भी इक्विटी, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। अब रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रिटर्न ज़्यादा होने चाहिए। डेफिनेटली अगर कोई भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो उसमें रिटर्न उसको ज़्यादा छूटना चाहिए। इस केस में जहाँ पर हम देखें कि रिलायंस में अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, तो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो छोड़ दीजिए, दूसरी चीज़ हम जो सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं इस मार्केट में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब हमारी जो कैपिटल है हमने जो कंपनी में लगाई है या इक्विटी में इन्वेस्ट की है, उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम समझिए कि हमने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने किसी और बिज़नेस में रख दिया पैसे, तो अगर हमको वहाँ से वो बिज़नेस मेरे को एक अच्छा रिटर्न देता हो, तब जो हमारा बिज़नेस प्रपोजिशन काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, और रिटर्न क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमारे डिविडेंड रिटर्न्स बढ़ सकते हैं, चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ हमको कैपिटल गेन, चूँकि शेयर मार्केट में उन्हीं शेयर्स को भाव दिया जाता है जहां पर कि रिटर्न रेशियो अच्छे चल रहे होते हैं या जहां पे ग्रोथ होता है। रिलायंस में नो डाउट मैं इसे डिनाई नहीं करता कि ग्रोथ नहीं हो सकती है कंपनी में के बहुत बड़े बड़े प्लान हैं, लेकिन रिसेंट हम अगर उसको देखें कि और बहुत बारीकियों से देखें इनके रिटर्न रेशियोज़ को, तो वहाँ पर डेफिनेटली दिक्कत है। और वैक और ROIC जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेशियोज, उस रेशियो में काफ़ी पुअरली परफॉर्म किया रिलायंस ने, कई सालों से किया है। रिलायंस के बिज़नेस में वो बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं है। मुझे लगता है कि जितना पैसा रिलायंस ने लगाया है वो पैसे में जो रिटर्न, जैसे आपने देखा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 5.5% हो गया। बैंक की ब्याज भी अगर हम देखें तो वही है, 5.5-6% के करीब बैंक की ब्याज चलती है। और रिलायंस जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करके अगर हम 6% या रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम समझ लें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। डेफिनेटली ये चीज़ शायद मार्केट को लाइक नहीं होती होगी, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल, इतनी बड़ी जो है इतना बड़ा बिजनेस करके कंपनी का जो करंट रेशियोज हैं ख़राब हैं। हाँ, अब मार्केट हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है, फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। कंपनी के बड़े प्लान हैं, रिटेल में बहुत बड़े प्लान हैं, और साथ ही साथ इनके जियो का जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत बड़े प्लान है। अभी ARPU 145-47 रुपये के करीब है। ARPU में अगर सब्सटेंशियल ग्रोथ होता है, लेट्स से कि 200 के ऊपर जाता है, 40 करोड़ के इनके सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा जंप आने की उम्मीद है। इनके जो बिजनेसेस जो मतलब अच्छे नहीं किए हैं, वो ऑल RM जो बिज़नेस है इनका, रिफाइनरी एंड जो है मार्केटिंग, वहाँ पे थोड़ी अच्छी नहीं हुई है। पेट्रोकेमिकल्स ने काफ़ी अच्छा बिजनेस दिया है। प्रेजेंट जो तिमाही जो गई है लास्ट तिमाही, उसमें अब बिजनेसेस के इतने बड़े प्लान हैं, लेकिन इस बिजनेसेस में इनको परफॉर्म एटलीस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल डेफिनेटली आपको देखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। मैं कहूँगा कि अगर इसमें नज़र बना के अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी के इन रिटर्न रेशियोज़ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 3 जो मुख्य बातें हैं रेशियोज़ में जो हम देखते हैं, अगर कंपनी इसको अच्छी तरह से रिटर्न निकालती है अपने बैलेंस शीट पे गोइंग फॉरवर्ड, नो डाउट ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं हैं, हमें थोड़ा एप्रीहेंशन या हमें थोड़ा स्केप्टिकल रहना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि इतने बड़े कैपिटल पे थोड़ा परफॉर्म करना किसी भी कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग जॉब हो सकता है, क्योंकि कंपनी का स्केल छोटा नहीं है, बहुत बड़े स्केल की कंपनी है, और इतने बड़े स्केल पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न लेके आना मुश्किल का काम होता है, और उसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और मुकेश अंबानी की एंटरप्रेन्योरशिप पे
मार्केट को काफ़ी भरोसा है कि जिस तरह से जो भी एंडेवर है उनका, वो एंडेवर से वो रिटर्न अच्छी निकाल सकते हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियल्स देख के और उनके फंडामेंटल को देख के कि इस कंपनी में मेरी तो नज़र रहेगी, डेफिनेटली रहेगी कि जैसे ही जिस क्वार्टर या जिस हाफ ईयरली रिजल्ट जब भी अपनी बैलेंस शीट लेके आते हैं, उस बैलेंस शीट में इन सारे रेशियोज़ को अगर कंपनी ने सुधारा और अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है एटलीस्ट हम अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कम से कम 8 से 10% के ऊपर अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल आना चालू हो जाता है, वो टाइम होगा कि रिलायंस का स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। तो हमको ऐसा लगता है कि उस समय का डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। और उस वेट करने के बाद जो है अगर कभी भी ये फाइनेंशियल्स पे अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी, आप जस्ट नोट करके रखो कि जो रेशियोज है वैक डिवाइडेड बाय ROIC अगर 1 के ऊपर होता है, जो कि अभी करेंटली 0.69 है, उसके ऊपर अगर होगा तो इसमें ये डबलर भी हो सकता है। इतना बड़ा 13 लाख करोड़ के मार्केट कैप का स्टॉक अगर आप समझें, अपनी इतनी बड़ी कैपिटल पे अगर ये इन्वेस्टमेंट छोड़ता है तो यहाँ से भी डबलर हो सकता है, बशर्ते कि अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को कंपनी ने ठीक किया आने वाले टाइम पे। और आपको तभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लंबी अवधि के लिए कि जब जैसे ही रिटर्न रेशियोज अच्छे होंगे आपके स्टॉक परफॉर्मेंस। होता क्या है कि कभी भी फंडामेंटल्स के अहेड चलता है, मार्केट प्राइस चलता है। फंडामेंटल में अगर मान लीजिए 1 पॉइंट की बढ़त होती है ना, तो स्टॉक मार्केट उस चीज़ को डबल करता है, 2 पॉइंट्स देता है, आपको देता है क्रेडिट। और जैसे ही आपका पॉइंट अगर गिरता है 1 से, आप जैसे ही 0.8 पे आते हो ना, आपको डबल वो नीचे करता है, क्योंकि उसको डर लगता है मार्केट को कि कभी भी इस तरह की चीज़ें अगर मार्केट में आती हैं तो वो स्टॉक शायद बड़ी गिरावट या उसमें उसके फंडामेंटल डिटेरियोरेट हो सकते हैं, इसके कारण जो है इसमें बिकवाली होती है। तो इन रेशियोज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें आने वाले समय। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये 2 चीज़ों का ग्राफ आपके सामने है। अगर आप देखें, ये ब्लूमबर्ग का ग्राफ है और ब्लूमबर्ग ऐसा दिखा रहा है कि 2012 से लेकर अभी तक कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो अगर आप देखें अंबर कलर में है, वो नीचे की तरफ है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ऊपर की तरफ है। मतलब एक देयर इज अ गैप, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हायर देन व्हाट द कंपनी इज गिविंग प्रॉफिट और मेकिंग रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, वो नीचे की तरफ है। मतलब ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। ये बिजनेस 2012 से अभी तक का जो डेटा है उसमें ये चीज़ दिख रही है। अब कंपनी के पास इतना कैपिटल आया है, इतने बड़े बिजनेस प्लान हैं, तो आने वाले टाइम पे जब कभी भी ये रेशो या ये ग्राफ जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर चला जाएगा, तो बिजनेस डेफिनेटली विल डू बेटर और वी कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। अगर ये चीज़ें कभी होती हैं किसी भी बिज़नेस में, तो उस बिज़नेस को सारे लोग लाइक करते हैं जहाँ पर कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करती है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अगर बिज़नेस में है, बिज़नेस का स्केल इतना बड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी को स्केलेबिलिटी में अगर कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ें, तो ये रेशियोज़ कैन डू हैवक, बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, जो कि अभी हम जो भी कमाई देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो सकती हैं। और स्टॉक प्राइस मार्केट में अगर देखें, इस तरह के फंडामेंटल में चेंज होते ही स्टॉक बहुत जल्दी चेंज होता है। मतलब अगर यहाँ पर एक चेंज होता है तो स्टॉक में डबल चेंज होता है। स्टॉक मार्केट वो चीज़ है कि अगर आपने कंपनी ने एक अच्छी चीज़ की ना, तो स्टॉक जो है प्राइस, जो इन्वेस्टर हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकती है। तो इन रिटर्न रेशियोज़ का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्टॉक में जब भी रेशियो नीचे रहेंगे तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन जिसे हम बोलते हैं, कंपनी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन नहीं करती है, क्योंकि इतने बड़े कैपिटल पे अगर रिटर्न छूटता नहीं है तो प्रॉब्लम होती है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड में और प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कभी भी अगर ये रेशो जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये यहाँ से भी डबलर टिपलर हो सकता है। अगर इस तरह की चीज़ें इस स्टॉक में दिखें कभी भी, तो मुझे लगता है कि उस स्टॉक में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। अब हम रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्निकल्स पे कुछ बातचीत करेंगे। टेक्निकल्स का मतलब प्योरली टर्म आप समझ लो कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन। हम इसी को स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि प्राइस वॉल्यूम एक्शंस कैसे रहे हैं रिलायंस में, या किसी भी चार्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो प्राइस वॉल्यूम एक्शंस को देखें कि रिलायंस में जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, FII काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं,
उसके बाद मार्केट ने काफ़ी जो है इनको वैल्यू किया और बहुत तेज़ से स्टॉक में अप ट्रेंड में आ गया। 850-900 रुपये के भाव थे वहाँ से। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी के स्टॉक प्राइस अप होते गए। अगर आप देखेंगे तो एक जो है अप मूव की तरह दिखेगा आपको। और कभी भी जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप मूव में रहता है वो कैसे जो है इसमें ट्रेंड चेंज होता है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन होती है एक। दूसरा चीज़ होता है कि एज़ पर डाउ थ्योरी अगर देखें कि जो सिग्निफिकेंट बॉटम है, जो प्रीवियस बॉटम्स हैं, उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। तो रिलायंस में जो अपमूव हमने देखा था 2050 के पास एक कंसोलिडेशन था, एक अच्छा बेस बना हुआ था 2050 के पास स्टॉक में। और उस स्टॉक में 2050 के बाद अगर देखें तो एक अच्छा अपमूव 2400 रुपये तक आया था। 2400 रुपये जाने के बाद फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी जो है टर्मोइल था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही कंपनी ने 2050 के आसपास ही कंपनी ने बताया था कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है जियो प्लेटफॉर्म पे ख़त्म हो चुका है, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस थोड़े नर्वस हुए थे। तो लेकिन बेस 2050 नहीं तोड़ रहा था। उसके बाद फिर एक अपमूव आया और अपमूव के बाद फिर से ये धीरे धीरे स्टॉक प्राइस गिरते गए। स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो 2050 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और उसके ऊपर जब चला तो 2175 का एक सिग्निफिकेंट बॉटम बना के कंसोलिडेट हो रहा था ऊपर की लेवल पे। तो 2175 भी तोड़ दिया कम स्टॉक प्राइस ने। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2050 तोड़ दिया और उसके बाद अब देखें 1960-65 के पास का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। अब जो है 1960-65 को भी तोड़ दिया था नीचे, दो मरतबा तोड़ा स्टॉक ने और फिर से अभी वहीं पर होबर कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एक ट्रेडर हो तो 1960-65 के ऊपर अगर स्टॉक प्राइस चलता है तो जो इसमें शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था वो लगेगा कि एक बार ख़त्म हुआ है। थोड़ी सी लंबी अवधि के अगर आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं तो 2050 जो लेवल था ना, जैसा मैंने पहले बताया कि कंसोलिडेशन का एक बेस था, अगर उसके ऊपर चलता है तब जो है इसमें से ऐसा लगेगा कि जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था कंपनी ने ख़त्म किया और फिर से ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाएगा। तो आज के डेट में अभी आपने को ध्यान रखना है, ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर स्टॉक में या फिर हम निवेश कर रहे हैं तो 1965 काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज कई मरतबा ऊपर नीचे करके उसके नीचे ही बंद हुआ, 1950 की क्लोजिंग है। अगर इसके ऊपर चलता है तो आपको एक ट्रेडिंग अप मूव मिलेगा और फिर से 2050 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सीलिंग रेजिस्टेंस के रूप में आएगा। फिर अगर उसके ऊपर चलता है तो एक फिर से अप मूव, जो कि इतने दिनों से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो फिर से एज पर डाउ थ्योरी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं समझना ज़रूरी है। और जब तक 1965 के नीचे है अगर स्टॉक के प्राइस, तो हम इसमें सिग्निफिकेंट गिरावट देख सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक प्राइस फिर 1700 के आसपास भी चला जाए, क्योंकि पूरा अप मूव अगर आप कैलकुलेट करो और 800 से लेके 2400 तक के मूव को, तो हो सकता है कि हम अगर 50% भी करेक्ट कर दें, गॉड फॉरबिड्स अगर ऐसा ना हो, लेकिन 50% भी कर दें तो बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन हो सकता है स्टॉक प्राइस में। तो ध्यान रखें लेवल्स का। और क्योंकि टेक्निकल्स मतलब लेवल्स और लेवल्स मतलब जो है एक ट्रेडिंग पाइवोटल पॉइंट्स हैं आपके लिए, कि स्ट्रेंथ कहाँ से मार्केट डिराइव करता है, वीकनेस कहाँ से आ जाती है, इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हों। और ट्रेडिंग का एक और फार्मूला है जो कि हम लोग सारे लोग जानते हैं, 3%। चाहे कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वो 3% के ऊपर नीचे सिग्निफिकेंट अगर जाता है तो उसमें मंदी या तेज़ी और गहरा सकती है। तो वो 3% रूल ऑफ 3% भी याद रखें।